Hello everybody, this is Mosher Ahmed from the Department of Mechanical Engineering, Gautam Buddha University, presenting you the video overlapping and awning. So without wasting the time, let's jump into the topic. So first of all, we need to know what lapping is. So the term lapping is used to describe a number of various surface finishing operations where loose abrasive powders are used as grinding agents, normally low speed. It is a process reserved for products that demand very tight tolerances of flatness parallel thickness of finish. बेसिकली लैपिंग कुछ नहीं होता है. लैपिंग बस एक जो हमारा एक प्रोसेस है, ऑपरेशन है, जिसमें हमारा एक प्लेट रहती है, लैप प्लेट जिसे बोलते हैं. सिंपली एक स्मूथ प्लेट रहती है, प्लेन प्लेट. उसके ऊपर हमारा एब्रेसिव का पाउडर है या फिर उसके ऊपर पेस्ट रहता है एब्रेसिव पार्टिकल्स का, जो कि सरफेस को जो बस ऐसे रखा सा रहता है, सरफेस के ऊपर रखा रहता है. एंड उसके ऊपर हमारा रहता है जो हम लोग जिसको लैप करना चाहते हैं, जो वर्क पीस रहता है उसके ऊपर रहता है. इन दोनों के बीच में, वर्क पीस एंड लैप प्लेट के बीच में एक मीडियम रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं लूज एब्रेसिव पाउडर्स या फिर एम्बेडेड, जो फिर या फिर हम लोग उसको बोलते हैं हमारा लैपिंग पेस्ट. सो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जिससे हमारे बीच जो लैपिंग पेस्ट है जिसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, दे काइंड ऑफ रोल एंड स्लाइड. इसके रोलिंग स्लाइडिंग एक्शन से हमारे जो वर्क पीस है उससे मटेरियल रिमूव स्टार्ट होता है. और अब आगे बढ़ते हैं. अब इसके यूज़ क्यों होता है, ये हमारे उन्हीं एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं जिसमें हमारा टोलरेंस बहुत ज़्यादा टाइट रहता है फ्लैटनेस का, और पैरेलल थिकनेस, ये सब फिनिश जो होती है हमारे एकदम बढ़िया फिनिश चाहिए होती है, उन जगह यूज़ होता है. जैसे हमारा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गया, और हमारा हो गया जैसे मेडिकल इंडस्ट्री हो गया, और हमारा जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गया, ये सब जगह पे हम लोग को टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम चाहिए होता है. मतलब जो है वेरी टाइट टॉलरेंसेस चाहिए होता है. लिमिट उसकी बहुत ज़्यादा मतलब टाइट रहती है, एक रेंज रहती है स्पेसिफिक, वहाँ तक हम लोग को जो है इसको कैरी करना होता है. अगर वहाँ तक हम लोग जो है इस प्रोसेस को मतलब उतना टॉलरेंस नहीं ले जा पाते तो पूरा मटेरियल जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो पूरा बेकार हो जाता है. तो इतने महीन काम के लिए हम लोग लैपिंग यूज़ करते हैं. सो लेट्स मूव इन द सेकेंड स्लाइड. हाउ इट वर्क्स. बेसिकली लैपिंग का सबसे पहले लैप आया कहाँ से, तो लूज एब्रेसिव प्रोसेस लैप. तो ये इसका जो है हमारा बेसिकली फुल फॉर्म है, लूज एब्रेसिव प्रोसेसेस. तो ये हमारा पूरा वर्क ही डिफाइन कर दे रहा है कि इसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो लूज होते हैं. और लैपिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल टू मॉडिफाई द वर्क पीसेस. लैपिंग से हमारा जो वर्क पीस होता है वो मॉडिफाई करते हैं हम लोग. और द एब्रेसिव पार्टिकल आर मिक्स विद वाटर बेस और ऑयल बेस्ड लिक्विड दैट कॉम्बाइन एब्रेसिव एंड लिक्विड आर कॉल्ड स्लरी. तो अब क्या होता है भाई, हमारे एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो हमारा वाटर या ऑयल बेस्ड लिक्विड में मिक्स रहते हैं. तो इसी मिक्सचर को हम लोग स्लरी बोल देते हैं. बेसिकली होता ये है कि ये हमारा जो है वर्क पीस है, दिस इज द वर्क पीस, एंड हेयर अबव इट वी हैव द लेयर ऑफ द स्लरी. एंड इसके ऊपर हमारा रहता है प्लेट, लैपिंग प्लेट. तो क्या होता है कि ये हमारा लैपिंग प्लेट रोटेट करता है, काइंड ऑफ रेवोल्यूट. जब ये रेवोल्यूट करता है तो स्लरी मटेरियल को लेके रेवोल्यूट करता है. जो स्लरी मटेरियल होता है वो हमारे वर्क पीस के बीच में रिलेटिव मोशन कराता है. वर्क पीस और इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है. और स्लरी पार्टिकल, जो स्लरी में जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल है वो मटेरियल को रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं. मटेरियल रिमूवर होता है, बहुत कम और बहुत स्लोली होता है ये प्रोसेस, बहुत जेंटली होता है. तो उससे हमारा मटेरियल रिमूवल रेट जो होता है वो बहुत कम होता है, डेप्थ ऑफ कट बहुत कम होती है, फिनिशिंग एकदम टॉप क्वालिटी की आती है. तो अब स्लरी इज प्लेस्ड ऑन द रोटेटिंग मोटराइज्ड प्लेटफॉर्म कॉल्ड लैप प्लेट, ये मैं बता चुका हूँ. द वर्क पीस इज देन प्लेस्ड ऑन द अगेंस्ट द स्लरी एंड रोटेटिंग लैप प्लेट एंड द सरफेस ऑफ द वर्क पीस इज मॉडिफाइड. ये मैं बता चुका हूँ, सेम वही चीज़ है. रोलिंग स्लाइडिंग एक्शन ऑफ एब्रेसिव ग्रेन बिटवीन द प्लेट एंड द वर्क पीस, ये मैं बता चुका हूँ कि उन दोनों के एब्रेसिव जो होता है हमारा उसके और जो हमारा जो पार्टिकल है, जो हमारा वर्क पीस है, उनके बीच में जो होता है क्या होता है, रोलिंग और स्लाइडिंग एक्शंस होते हैं. या तो रोलिंग और स्लाइडिंग, यही दो एक्शंस होंगे. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. बाकी अगर आप चाहें तो हम लोग यहाँ पे, ये मैंने लिंक दिया है, इसको क्लिक करेंगे हम सीधे यूट्यूब पे चले जाएंगे और इसकी वीडियो हम लोग देख सकते हैं. लेकिन अभी के लिए हम लोग पहले स्लाइड पे फोकस करते हैं. तो ये हम आगे वापस स्लाइड पे.
Making of the basics. तो बेसिकली हम लोग को अभी यहाँ पे बेस बनाना है अपना अच्छे से, तो क्या करेंगे पढ़ रहे हैं। वेरी पैसिव फॉर्म ऑफ ग्राइंडिंग, लो प्रेशर, लो स्पीड, लो रिमूवल रेट, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये क्या होता है, बहुत जेंटल फॉर्म होता है हमारा जो है ग्राइंडिंग का, जिसमें हम लोग बहुत लो प्रेशर, बहुत लो स्पीड, बहुत लो रिमूवल रेट यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो फिनिश है वो एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का है। तो रिक्वायर्ड यूज़ ऑफ माइक्रो साइज एब्रेसिव पार्टिकल, नॉट मैश एंड ग्रिड साइज। अब इसमें हम लोग माइक्रो साइज यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं माइक्रो साइज, इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। जितना छोटा एब्रेसिव पार्टिकल होगा उतना कम मटेरियल डेप्थ ऑफ कट मारेगा, जितना कम डेप्थ ऑफ कट मारेगा उतना बढ़िया सरफेस फिनिश आएगा हमारा, स्मूथनेस उतनी ज़्यादा होगी। और यही कारण है इसका, यही रीज़न, दैट द रीज़न वाई वी डोंट यूज़ द मैश। और मैश हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में। आपने देखा हो जो ग्राइंडिंग डिस्क रहती है हमारी, जो एंगल ग्राइंडर में, उसमें ऐसे मैशेज बनी रहती हैं। किसकी होती है मैशेज, मैं बताता हूँ। वो मैश होती हैं हमारी फाइबर ग्लास वूल की। वो फाइबर ग्लास वूल से हमारा जो है, वो फाइबर ग्लास वूल से वो एक थ्रेड बनाते हैं। उन थ्रेड को वो बेसिकली प्लेस करते हैं और उसके बीच में एब्रेसिव पार्टिकल्स को भर देते हैं और उसके ऊपर हमारा एडिसिव लगा देते हैं, जिससे कि हमारा डिस्क बन जाता है। देन इट विल बी कटेड इन द शेप ऑफ डिस्क। देन वी उसके बाद फिर वो हमारा इंडस्ट्रीज़ और यहाँ पे हमारा हाउस होल्ड में आता है, उसका यूज़ होता है। तो यही का रीज़न रहता है इसका। द अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द टूल लैप प्लेट। कुछ मूवमेंट इसमें हमारा रिक्वायर्ड रहता है, अमाउंट ऑफ मूवमेंट कुछ रिक्वायर्ड रहता है, वही रिलेटिव मोशन हमारा रिक्वायर्ड रहता है, जिससे हमारा जो एब्रेसिव पार्टिकल है वो रोल करना शुरू कर दे और मटेरियल रिमूवल स्टार्ट हो जाए। सो द लैप प्लेट इज़ यूजुअली सॉफ्टर देन द वर्क पीस। अब ये क्यों रखते हैं सॉफ्टर, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। ये मैं बता ही देता हूँ, ये इसलिए सॉफ्टवेयर रखते हैं कि अगर हमारा मालूम हुआ कि हमारा बीच में जो स्लरी मटेरियल है वो ख़त्म हो गया है, हम लोग को अपने नॉलेज में नहीं है वो, और हमारा प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारा जो वर्क पीस और ये प्लेट है आपस में रिलेटिव मोशन करेंगे, स्क्रैचेस मारेंगे एक दूसरे को, और इससे हमारे जो है सरफेस हैम्पर होंगे, फिनिश ख़राब हो जाएगी। तो जस्ट टू रिड्यूस द रिस्क हम लोग सॉफ्टवेयर मटेरियल लेते हैं, ताकि हमारा वर्क पीस वैसे का वैसे बना रहे, भले ही हमारा जो प्लेट है, जो हमारा लैपिंग प्लेट है वो ख़राब हो जाए। तो अब क्या है, द कंडीशनिंग रिटेनिंग रिंग इज सेम हार्डनेस एज हार्डर लैप प्लेट। रिटेनिंग रिंग इज सेम हार्डनेस और हार्डर, ये वही बात है कि या तो हमारा जो रिंग होगी वो हमारे या तो हार्डर होगी, या फिर जो हमारी सेम ही रहेगी, सेम हार्डनेस की रहेगी। लैप प्लेट से ज़्यादा ही रहना चाहिए, ताकि हमारा इम्पैक्ट ना पड़े लैपिंग का, लैप प्लेट का, अगर बीच में स्लरी खत्म हो जाए। लैपिंग इज़ ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ वेट प्रोसेस। लैपिंग हमारा हमेशा से वेट प्रोसेस रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें कुछ ना कुछ लैपिंग में एब्रेसिव के साथ यूज़ करते ही करते हैं, भले ही वो हम लोग फ्लूइड में ऑयल लेते हो या वाटर लेते हो, तो हम लोग को यूज़ करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा टू बेटर हीट कंडक्शन ऑफ हीट, टू टू जैसे जैसे हीट कंडक्शन सही होता जाएगा, बेटर होता जाएगा, उतना ज़्यादा हमारा मटेरियल में स्टेबिलिटी आती जाएगी। एब्रेसिव का जो हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स का जो बेसिकली जिसे बोलते हैं हम लोग घिसते हैं, या फिर उनका जो लाइफ है, लाइफ बढ़ जाएगी, और उनका जो रफ जो हमारा वेयर आउट है वो कम होता जाएगा। तो लैपिंग, द वर्क पीस नेवर कॉन्टैक्ट द लैप प्लेट। वर्क पीस का कभी कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। यही एक रीज़न था कि हमारा सॉफ्टवेयर मटेरियल यूज़ करते हैं जो लैप प्लेट का रहता है, वर्क पीस या तो हार्डर यूज़ करते हैं। इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारा अगर कभी भी टेक्निकली अगर कभी भी इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ, तो हमारा वर्क पीस को हैम्पर ना हो, सरफेस हार्म ना पहुंचे, इसीलिए ऐसा करते हैं। Only small amount of material less than 5 microns or 500 microns is removed from the each side of the work। अब भाई ये बोल रहे हैं कि बहुत छोटे अमाउंट में मटेरियल रिमूव करता है, 5 से 500 माइक्रॉन्स, तभी हमारा सरफेस फिनिश काफ़ी स्मूथ आएगा। लैपिंग इज ऑलवेज अ बैच लोडिंग प्रोसेस। इसमें बैचेस आते हैं कि हमारा एक बैच पूरा आ रहा है, मशीन में ढेर सारे लैपिंग जो है हमारे प्लेट्स लगी रहती हैं, वो डिफरेंट मटेरियल लैप करती रहती है, तो एक बैच आता है काइंड ऑफ 2 3 और अराउंड 4 बैच कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स और समथिंग टू लैप। फैक्टर टू कंसीडर ड्यूरिंग द लैपिंग प्रोसेस। अब हम लोग को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लैपिंग प्रोसेस करते दौरान। टाइप ऑफ मटेरियल बिंग प्रोसेस, इसका ध्यान रखना हम लोग कि मटेरियल कैसा प्रोसेस होता है। एज अवर साइंसिस टेक्नोलॉजी एडवांस, डिमांड फॉर मोर प्रिसाइज टॉलरेंसेस, सरफेस फिनर फ्लैटनेस एंड रफिंग बिगिंग ग्रेटर। जैसे जैसे हम लोग एडवांसमेंट करते जा रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन आ रहा है, मशीन टू मशीन
मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन से क्या हो रहा है, हमारा बीच में ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो रहा है। ह्यूमन इंटरफेरेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा एरर्स कम होते जाएंगे, ह्यूमन एरर्स कम होते जाएंगे। जैसे एरर कम होंगे वैसे हमारा जो है फिनिशिंग अच्छी होती जाएगी, और वैसे वैसे ही हमारा चीज़ बढ़िया होती जाएगी, और टॉलरेंसेस जो है हमारी एकदम प्रिसाइज साइज में आती जाएंगी। फ्लैटनेस होती है, सरफेस फ्लैटनेस जो अच्छी होती जाएगी, एकदम स्मूथ रहेगा, रफनेस ज़्यादा होती जाएगी, सरफेस रफनेस बिकम ग्रेटर। Many of the technological advancements are being delivered from the use of new material compounds or more erotic natural material. Lapping and polishing is a machining process that is very gentle and produces low stress and delicate brittle materials. These operations have capability to process the hardest metal on the surface of the earth, seed of the या सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अब ये वही चीज़ बोल रहे हैं कि हमारा बहुत जेंटल प्रोसेस है, बहुत डेलिकेट ब्रिटल मटेरियल्स में भी हम लोग उसे यूज़ करते हैं, और ये हमारा दुनिया में जितना हार्डेस्ट मटेरियल है उसको भी हम लोग इसे इसमें हमारा वर्क परफॉर्म कर, जिसमें हमारा जो है जॉब जो है लैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। अब भी एक चीज़ और आती है, हमारा स्पीड ऑफ प्लेट। वो भी हमारा जो है हमारा डिपेंड करता है उस पर, लैपिंग प्रोसेस जो है स्पीड ऑफ प्लेट पर भी डिपेंड करता है, फिनिश जो है हमारा स्पीड ऑफ प्लेट पर डिपेंड करता है। Depending on the aspect ratio of the component, a lap plate speed must be selected that will not cause component surface to oscillate, vibrate, depart the lap plate surface in any way. The surface requirement lapping must always register firmly and positively to the lapping polishing surface, प्लेट सरफेस। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो है लैपिंग जो ये मटेरियल है जिसको हम लोग को लैप करना है, जो हमारा वर्क पीस है और ये हमारा लैपिंग प्लेट है, इन दोनों के बीच में काफ़ी जेंटली हम लोग को जो है इनको कांटेक्ट में लाना है। अगर हम लोग, और इसके बीच में कोई भी वाइब्रेशन ऑसिलेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर हमारा हल्का सा भी वाइब्रेशन ऑसिलेशन होता है तो उससे हमारा मटेरियल रिमूवल हैम्पर होगा, कहीं किसी जगह पे ज़्यादा मटेरियल रिमूव हो जाएगा तो कहीं पे कम हो जाएगा, हैम्परिंग से अनस्टेबिलिटी आएगी। तो ये सब एरर्स आएंगे, जब एरर्स आएंगे तो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करेगा और वो फिर हमारा प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारे जितने रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब का वेस्टेज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जस्ट टू अवॉइड दीज थिंग्स वी हैव टू we have to actually need a specific speed of plate। तो हम लोग का एक स्पीड जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ये हम लोग को कैसे पता चलेगा हम लोग का स्पीड सही है कि नहीं है? ये डिपेंड करता है हमारे मटेरियल पे, और ये हमारे जो है हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो जो लोग ये लैपिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं इंडस्ट्रीज में, वर्कशॉप में, उनको आइडिया रहता है। तो प्रेशर ऑन वर्क पीस, तो प्रेशर कैसे हम लोग का वर्क पीस पे, हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ेगा? ये हमारा वर्क पीस है और ये हमारा प्लेट है, लैपिंग प्लेट है। अगर हम लोग इसके बीच में प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट मारेंगे। जितना ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट रहेगा इसका पार्टिकल्स का, उतना कम हमारा सरफेस फिनिश होगा, मटेरियल रिमूवल रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये हम लोग को किसी किसी जगह चाहिए होता है, किसी जॉब में नहीं चाहिए होता है। डिपेंडिंग अपॉन द जॉब वी हैव टू डिसाइड दैट, बट it has a limit too, that we have not to be exceed 2 psi of the pressure for most common application। तो यहाँ पे यही मैंने लिखा है। तो अब इसमें प्लेट मटेरियल भी डिपेंड करता है, प्लेट मटेरियल में भी कैसा प्लेट का मटेरियल है, हार्डर सॉफ्ट है। ठीक है, साइज एंड टाइप ऑफ एब्रेसिव, साइज एब्रेसिव के साइज और टाइप पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारे बहुत सारे एब्रेसिव आते हैं, AL2O3 हो गया, ब्लैक, ग्रीन, SiC, B4, मोनोक्रिस्टलिन डायमंड हो गए, पॉलीक्रिस्टलिन डायमंड हो गया। ये सब मटेरियल्स पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा कि ये मटेरियल अलग हैं, इनके हार्डनेस अलग होगी, किसी का शेप अलग होगा, नंबर ऑफ कटिंग अलग होंगे, तो फेरेबिलिटी ऑफ मटेरियल अलग हो। फेरेबिलिटी क्या होती है? फेरेबिलिटी होती है रेटिंग ऑफ द क्रिस्टल बॉन्ड स्ट्रेंथ दैट डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पेनिट्रेट द कंपाउंड मटेरियल टू ग्रेटर डेप्थ। Force required for cleaving the cutting edges of the crystal. Under the same conditions, PSI load, harder compounds SiC penetrate components material to the greater depth of cut before edge cleavage. The softer compound Al2O3 thus generating greater surface texture. Flat horizontal shape has fewer sharp cutting edges, penetrate gently और shape the component। Basically कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ये बताना था कि हमारे बहुत सारे मटेरियल रहते हैं, कुछ हार्ड रहते हैं, कुछ सॉफ्ट रहते हैं। जैसे हमारा इसमें जस्ट एन एग्जांपल SiC ले लें, वो हार्ड मटेरियल रहता है, उसमें हमारे क्या रहेंगे कि जो एजेस होंगे
वो ज़्यादा होंगे, एजेस ज़्यादा होंगे, तो जैसे जैसे so just for an example, let consider this is my workpiece and this is the abrasive particle SiC. So the SiC have, for an example, have 5 cutting edges. Okay, so 5 cutting edges hamper and penetrate the more the workpiece, hence remove the material more as compared to Al2O3. Al2O3 has less. Al2O3 has less. Al2O3 has less cutting surfaces edges, and here is my cursor. And flat hexagonal crystal shape has fewer sharp cutting edges and penetrates it. देन सो अब क्या होगा, इसके जो है हमारे इसमें जो है शार्प कटिंग एजेस जो होंगे कम होंगे, तो पेनिट्रेशन कम होगा। पेनिट्रेशन कम होगा तो बहुत कम अमाउंट में पतली सी झिल्ली इज काइंड ऑफ अ लेयर विल गेट रिमूव्ड। तो जब पतली सी लेयर रिमूव होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे सरफेस स्मूथनेस मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी, मटेरियल रिमूवल रेट कम होगा। It's a basic funda. If the material removal rate is more, then it is kind of obvious that the surface finish would be low, or the material removal rate always sometimes always hamper the surface finish of the material on which we are working. So अब ये देखा होगा कि आपने कि जब हम लोग किसी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो घिस जाती है, तो सेम ऐसा ही इसके साथ भी होता है। हमारा टूल्स, सारे टूल्स हमारे घिसते हैं, तो सेम एकदम इसके साथ भी होता है। जो पाउडर जो हमारा स्लरी मटेरियल के बीच में, स्लरी मटेरियल में जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, जैसे SiC हो गया, B4C हो गया, तो इनके पार्टिकल्स में जो शार्प एजेस होंगे, धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म होता जाएगा वो घिसते चले जाएंगे। तो क्या होगा कि इनका जो मटेरियल रिमूवल रेट है जो मेंशनड रहता है, जो हमारा जो चाहिए होता है हम लोग जो रिक्वायर्ड रहता है, उससे कम हो जाएगा। तो जब ये अपने एप्लीकेशन, अपने चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे लिए बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को नया स्लरी यूज़ करना पड़ता है। तो यही होता है इसमें कि हमारा पार्टिकल जो है, क्रिस्टल जो है, धीरे धीरे जो उनका जो रिमूवल रेट है वो कम होता जाता है, क्योंकि इनके एजेस जो होते हैं, कटिंग एजेस, वो टूट जाते हैं। तो जैसे जैसे क्रिस्टल स्मॉलर होता जाएगा, वैसे वैसे इसका जो रफनेस है सरफेस का वो कम होता जाएगा। इस सरफेस का रफनेस कम होगा, स्मूथनेस ज़्यादा बढ़ती जाएगी, अच्छा होता जाएगा। लेकिन कुछ जॉब में हमें उतना रफनेस चाहिए होता है, कुछ स्पेसिफिक रफनेस चाहिए होते हैं। अगर वो नहीं, हम लोग वो नहीं रीच कर पाएंगे तो फिर वो हमारे लिए वो मटेरियल, फिर वो जो एब्रेसिव पार्टिकल हम यूज़ कर रहे हैं तो वो बेकार है। तो इसीलिए हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं, बाकी कोई दूसरा रीज़न नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हीकल यूज एंड एब्रेसिव टू व्हीकल स्लरी रेशियो। अब ये क्या होता है? Correct ratio must be used when lapping obtain consistent repeatable surface roughness. Most importantly, the ratio is factor of film strength thickness. If the film thickness is too low, component material will tend to wipe closer to the lap plate, and the greater cutting energy will be transferred through the abrasive particle to the component material, causing greater penetration, more severe scratching, and higher surface roughness measurements. अब क्या होगा कि हमारा स्लरी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। अब ये क्या, हम लोग क्यों मेंटेन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि फिल्म जो होती है, थिकनेस फिल्म जो होती है कंपाउंड मटेरियल की, जैसे जैसे हम लोग प्लेट और इसको क्लोजर लाते रहते हैं, लैपिंग प्लेट और जो हमारा मटेरियल है, तो बीच में जो स्लरी मटेरियल है वो कम होता जाता है, थिकनेस उसकी कम होती जाएगी। जैसे जैसे थिकनेस कम होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स जो हैं, वैसे वैसे हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स जो हैं वो उनकी डेंसिटी जैसे पहले करीब करीब थे तो अब थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। अब जब दूर दूर हो जाएंगे तो क्या रहेगा, हमारा मटेरियल जो है रिमूवल जो है वो उतना डेंस नहीं रहेगा, मटेरियल रिमूवल उतना डेंस नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली जैसे हमारे पहले सीरीज में सब रिमूव हो रहा था, तो अब इसमें बीच में ऐसे गड्ढे गड्ढे बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा सरफेस फिनिश बेकार हो जाएगा, स्मूथनेस नहीं रहेगी। और थोड़े देर बाद जब अगर हम लोग उतना प्रेशर लगाए रहेंगे तो हमारा ये दोनों कांटेक्ट में आकर के एक दूसरे के सरफेस को ख़राब कर देंगे, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए, अनवांटेड चीज़ है। तो बेसिकली हम लोग को ये चीज़ नहीं चाहिए, तो इसीलिए स्लरी रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ एक चीज़ और डिपेंड करती है हमारी फ्लैटनेस ऑफ द प्लेट।
अगर हमारी प्लेट जो है, ये हमारा मटेरियल है और ये हमारी प्लेट है, ये हमारी प्लेट है, और ये अगर हमारी प्लेट स्मूथ नहीं रही और मान लीजिए कहीं पे ये ज़्यादा है या कहीं पे कम है, कहीं पे ऊपरी हुई है, तो उससे क्या होगा कि हमारा मटेरियल रिमूवल हैम्पर होगा। कहीं पे ये जहाँ पे ऊपरी है वहाँ पे ज़्यादा पेनिट्रेट कर देगा, जहाँ पे कम है ऊपरी है वहाँ पे कम पेनिट्रेशन करेगा। ऐसा कैसे करेगा? क्योंकि ये हमारा उभार पे एक लेयर आ जाएगी ना एब्रेसिव पार्टिकल्स की, तो वो ज़्यादा मटेरियल रिमूव कर देगी। तो वहाँ पे ज़्यादा मटेरियल रिमूव होगा तो ऑब्वियसली सरफेस फ्लैटनेस की जगह सरफेस में गड्ढे आने शुरू हो जाएंगे, जो कि हैम्पर कर देगा हमारे जिस चीज़ पे हम लोग वर्क पीस पे काम कर रहे हैं उसको हैम्पर करेगा। कस्टमर रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको मैच नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हमारा फ्लैटनेस ऑफ द प्लेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्लेट फ्लैट है कि नहीं है। अब दूसरी चीज़ आती है वो है फीड सिस्टम। ये भी इम्पॉर्टेंट है फीड हमारा जो है वो सिस्टम का। और एक और है मेथड ऑफ चार्जिंग एंड कंडीशनिंग द प्लेट। कंडीशनिंग होती रहनी चाहिए और चार्जिंग होती रहनी चाहिए प्लेट की। प्लेट टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेट टेम्परेचर जितना ज़्यादा हमारा जितना कम टेम्परेचर होगा तो उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, उतना जो है हमारा हैम्पर जो होगा और उतना कम हैम्पर होगा हमारा जो एब्रेसिव पार्टिकल है। तो उसके जो एजेस हैं उतने ज़्यादा शार्प रहेंगे तो मटेरियल हमारा रिमूव होता रहेगा। और अगर ओवर टेम्परेचर हो गया तो उसके एजेस भी हैं जो हमारे टेम्परिंग से टूट जाएंगे। तो उसका टेम्परेचर टूटने की वजह से क्या होगा हमारा, तो हमारा स्लरी है उसका जो एब्रेसिव है उसके एजेस टूट जाएंगे तो हमारा मेटल रिमूवल कम हो जाएगा। स्मूथनेस हमारी बढ़ने लगेगी। अगर हम लोग को स्मूथनेस नहीं चाहिए उतने रेट की उसमें आ जाती है तो फिर वो बेकार हो जाएगा। तो अब मैंने ये एट द एंड मैंने ये ग्राफ भी इसमें प्लेस किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको प्लेस तो पहले करना चाहिए था लेकिन जगह ना होने की वजह से मैंने इसे एट द एंड यहाँ प्लेस कर दिया है। बेसिकली ग्राफ हम लोग को बताता है रफनेस कंपैरिजन कराता है डिफरेंट प्रोसेसेस में कि अब देखिए आप इसमें लैपिंग में रफनेस हमारी बहुत कम रहेगी। उसी हिसाब से अगर पॉलिशिंग में देखें, पॉलिशिंग में ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ी सी ज़्यादा है। हॉर्निंग में थोड़ी बढ़ जाती है, ग्राइंडिंग में और बढ़ जाती है। एब्रेसिव पार्टिकल्स बढ़ जाता है तो मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ जाता है, और रिमूवल रेट जब बढ़ता है तो क्या होता है हमारा सरफेस फिनिश कम होने लगती है। बोरिंग में और बढ़ जाती है, टर्निंग में थोड़ी कम रहती है, ड्रिलिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक्सट्रूडिंग में भी बढ़ जाती है। एक्सट्रूडिंग में तो बेसिकली हमारा मटेरियल नोजल के थ्रू निकलता ही है। ड्राइंग में बढ़ जाती है, मिलिंग में बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा प्लानिंग में बढ़ती है, प्लेनिंग में जब हम लोग प्लेन करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक ब्रीफ व्यू लेते हैं लैपिंग मशीन का। तो ये एक लैपिंग मशीन है और ये लैपिंग मशीन जो है हमारी CNC बेस्ड है। ये हमारा कंट्रोलर है, LCD कंट्रोल पैनल है ये। यहाँ पे हमारे XYZ एक्सिस पे मोशन कंट्रोल स्विचेस हैं। ये रेड वाला जो है स्टार्ट स्टॉप स्विच है। बेसिकली ये कंट्रोल होता है हमारा कंप्यूटर से भी, और हम लोग इसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर से, या फिर इसको आजकल SD कार्ड बेस्ड भी आ रहा है कि हम लोग सीधे फ्रेमवेयर में अपलोड करें, या फिर अपना जो है जितना हम लोग को रिक्वायरमेंट है जिस हिसाब से हम लोग को चीज़ें चाहिए उसको अपलोड करें सीधे डेटा, इसमें सीधे प्लग इन कर दें तो हमारा उस हिसाब से CNC मशीन काम करेगी खुद से। तो अब हम लोग देखते हैं ये अपर लैपिंग प्लेट है, और ये हमारा जो है नीचे का बेस प्लेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सन व्हील है बीच का। तो ये सन व्हील और यहाँ पे एक जो आउटर रिंग है, तो इन दोनों के बीच में एक प्लैनेट गियर रहते हैं, प्लानिटरी मोशन करते हैं के अराउंड, सन व्हील के अराउंड। और इन्हीं प्लैनेट गियर्स में पंच करके इसमें SiC वेफर भरा जाता है जो मटेरियल रिमूव करने का काम करता है। बाकी हमारे नीचे लैपिंग प्लेट लगी हुई है। तो ये लैपिंग प्लेट है हमारी, और ये जो है हमारा बेसिकली फंसा हुआ है, और बोले तो ऐसे ये मोशन हमारा कराता है। सन जो हमारा सन व्हील है वो मोशन कराता है इन गियर्स का रोटेशन। अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो जैसे जैसे ये रोटेशन करता है, रेवोल्यूट करता है, वैसे वैसे मेटल रिमूव होना शुरू होता है। तो इनके बीच में हमारा स्लरी डाला जाता है, स्लरी मटेरियल डाला जाता है जो हमारा जो है मटेरियल को रिमूव कराता है एब्रेसिव पार्टिकल्स के थ्रू।
अब ये स्लरी मटेरियल होता क्या है, स्लरी मटेरियल में बेसिकली हमारा ऑयल या वाटर मीडियम रहता है और उसी के साथ मिक्स रहता है हमारा एब्रेसिव पेस्ट। तो ये रहा मैंने दिखाने के लिए लैपिंग पेस्ट चीज़ निकाला है। ये लैपिंग पेस्ट डायमंड पाउडर है, 25% डायमंड पाउडर है, ग्रेट है इसका 600, काफ़ी महीन के हमारा जो है डेप्थ ऑफ कट मारेगा। और ये हमने लास्ट में समझाने के लिए, पूरे प्रोसेस को डिफरेंस दिखाने के लिए एक एक 2D व्यू लिया है कि क्या होता है। लैपिंग में हमारे क्या रहते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल रोल करते हैं। ये हमारा ऊपर जो है एक सैंपल रहता है, बीच में एब्रेसिव पार्टिकल फ्रीली रोल करते हैं और जो स्लाइड करते हैं, दोनों करते हैं, रोल और स्लाइड, रोलिंग स्लाइडिंग दोनों होता है मोशन। अब पॉलिशिंग में क्या होता है, पॉलिशिंग में बेसिकली हमारा फर्ज रहते हैं और उसमें फंसे रहते हैं हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स, तो स्क्रैचिंग करते हैं, तो बेसिकली अल्टीमेटली वो स्लाइडिंग करेंगे। और ग्राइंडिंग में भी हमारे जो एब्रेसिव पार्टिकल रहते हैं वो एब्रेसिव पार्टिकल एम्बेडेड रहते हैं, क्या रहते हैं, एडेसिव के थ्रू चिपके रहते हैं सरफेस के ऊपर, तो वो स्क्रैचिंग करेंगे, वो भी स्लाइडिंग मोशन हो जाएगा ट्रांसलेशन से। तो अब हम लोग आते हैं अपने स्लाइड के हॉर्निंग पे। व्हाट इज़ हॉर्निंग, मैंने यहाँ पे लिखा है, हॉर्निंग इज अ प्रोसेस हॉर्निंग प्रोसेस was developed to allow the perfection of the board geometry, size, final finish, surface finish, and the surface structuring. Hawning process can provide the final sizing, create the desired finish pattern on the interior of the tubing or cylinder boards. Finishing is accomplished by expanding abrasive stone of suitable grit and grates against the work surface. The stone are rotated and reciprocated in the part of hone. Abrasive under controlled pressure. Combining rotation and reciprocation produces cross-hatching pattern इन द सरफेस ऑफ द पार्ट बीइंग होन। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे जो है हमारा रोटेशन और रेसिप्रोकेशन दोनों होता है, और ये कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये हमारा हॉर्निंग के लिए हॉर्निंग टूल है और ये हमारा जो है वो सिलेंडर है जिसमें हॉर्निंग होनी है। तो क्या होगा इसमें, हमारा बोल रहे हैं कि यहाँ पर रोटेशन होगा, पहले ये हमारा रोटेट करेगा टूल जो है, एंड देन रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग कैसे होगा, ये अप एंड देन दिस इज एस एच एम मोशन, काइंड ऑफ एस एच एम मोशन। तो ये ऐसे रोटेट भी करेगा और ये काइंड ऑफ अंदर भी जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आगे स्लाइड में दिखाया है। लेट्स मूव टू द स्लाइड। तो ये रहे हमारे क्रॉस हैच पैटर्न्स, दिखाया कि पैटर्न बन जाता है। तो उसमें होता क्या है, ये हमारे जो है हॉर्निंग हेड है, हॉर्निंग हेड है, ये ऑयल स्टोन है, तो इन्हीं के थ्रू हमारा मटेरियल रिमूव होगा। ये ऊपर नीचे एस एच एम मोशन करते हैं और रोटेशन भी करते हैं, ऐसे नीचे एरोस के थ्रू आपको दिख रहा होगा, ये रोटेट भी करते हैं। तो हॉर्निंग में क्या होता है कि हमारा ये जैसे हमारा ये कोई सरफेस है, तो ये कोई सिलेंड्रिकल हॉलो सरफेस है, तो इसको हम लोग को अगर फिनिश करना होता है अंदर के थ्रू, अंदर की सरफेस को फिनिश करना होता है बोरिंग के बाद, तो हम लोग हॉर्निंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। इनके जो आप ये ऑयल स्टोन्स देख रहे हैं, ये ऑयल स्टोन हमारे अंदर के थ्रू बढ़ भी जाते हैं और थिन भी होते जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड दोनों होते हैं ये। तो ये डिपेंड करता है, जैसे ऑपरेट कर रहा है उसे कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहता है कि इसको एक्सपैंड कराना चाहता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज़ एक्सपेंशन। तो आपने अगर इसको रियल लाइफ में देखना है तो आपको उधर जो मैकेनिक्स होते हैं, ऑटो मैकेनिक्स, उनका देखने को मिल जाएगा। ऑटो मैकेनिक्स का काम क्या होता है कि कभी कभी हमारे बहुत सारे व्हीकल्स रहते हैं, जैसे स्कूटीज़ का एग्जांपल बहुत बेस्ट है। तो स्कूटीज़ होती हैं बहुत सारी आउट ऑफ डेट हो जाती हैं, तो उनके पिस्टन और मैन्युफैक्चर जो पार्ट्स रहते हैं आने बंद हो जाते हैं। वो कुछ कुछ गाड़ी के होते हैं तो वो भी लग जाते हैं। जैसे आपके पास कोई स्कूटी है, उसका पिस्टन अब जैसे ख़राब हो गया, पिस्टन रिंग ख़राब हो गई है, तो अब वो रिंग आपने बहुत बार बदलवा ली, तो आपको पिस्टन चेंज करवाना पड़ता है। तो पिस्टन अगर आप चेंज करवाएंगे तो आपको बोलेगा कि अगर वहाँ पिस्टन आपका अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको बोलेगा भैया इसमें हम दूसरा पिस्टन लगा देंगे। दूसरा पिस्टन वो लगाएगा कैसे, क्योंकि साइज़ तो डिफरेंट है। आपके व्हीकल के इंजन के साइज, जो पिस्टन का साइज़ है, और दूसरे के व्हीकल का इंजन का पिस्टन का साइज़ है, वो तो डिफरेंट है, तो कैसे लगा देगा वो। और अगर आप देखने जाए तो अभी रॉयल इनफील्ड के मॉड्स हो रहे हैं, रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650 को 800 सीसी बना दे रहे हैं 650 सीसी से। तो ऐसा कैसे कर रहे हैं, जो पिस्टन का साइज़ है वो बढ़ा रहे हैं। वो बढ़ा कैसे रहे हैं, वो बोरिंग कर रहे हैं, पहले बोर कर रहे हैं, देन दे डू हॉर्निंग। हॉर्निंग क्या है, बोरिंग करने से होल का साइज़ बड़ा हुआ, और हॉर्निंग करने से वो सरफेस स्मूथ हुई। जैसे जैसे सरफेस स्मूथ होगी उतना ज़्यादा हमारा पिस्टन बेस्ट उसमें मूव करेगा, और उतना ज़्यादा लीकेज कम होगा, जितना एयर का लीकेज कम होगा उतना बेस्ट जो है हमारा
वो परफॉर्म करेगा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। तो उस अरेंजमेंट को अच्छा परफॉर्म कराने के लिए ही हम लोग सरफेस को स्मूथ करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने बात से बहक गए थे थोड़ा, क्रॉस हैच पैटर्न्स क्या होते हैं। तो एक क्रॉस हैच पैटर्न्स बनते कैसे हैं, पहली बात तो ये बनते ऐसे हैं कि जब हमारे हॉर्निंग हेड्स जो हैं और ये जो हमारा हॉर्निंग टूल है, जब वो रोटेट करता है और वो इनवर्ड्स जाता है सिलेंडर के इनवर्ड्स, तो वो एक डायरेक्शन में मटेरियल को रिमूव करता हुआ जाता है, ट्रेजेक्टरी बन जाती है। और अगर जब वो ये करके वो जब नीचे पहुंच जाता है एट दी एंड, और जब वो ऊपर आने आने लगता है तो उससे दूसरी ट्रेजेक्टरी बन जाती है। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये हमारा जो सिलेंडर है एंड ये हमारा हॉर्निंग टूल है, तो ये हमारा रोटेट हो रहा है और अंदर जा रहा है। तो इससे जो है हमारी ट्राजेक्ट्री बन जाएंगी, कुछ ऐसी सी ट्राजेक्ट्री बन जाएंगी, ऐसे ऐसे लकीर सी बन जाएंगी, मटेरियल रिमूव कर देगा। और अब वो यहाँ तक पहुँच गया अपने मैक्सिमम लिमिट तक, अब उसको जो है रोटेशन करके ऊपर लाना है। तो जैसे जो है रोटेशन करके ऊपर लाएगा तो वो रोटेशन से जो है वो ट्राजेक्ट्री के जस्ट एज अ मिरर इमेज बन जाएगी, ट्राजेक्ट्री के एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज बन जाएगी, और वो ट्राजेक्ट्री को आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो दोनों। तो जब इंटरसेक्ट करेंगी तो ऐसे सी एक मैश बन जाएगी। वो मैश वो मैश क्या होगी, क्रॉस हैच पैटर्न को जनरेट करेगी। एक्स 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 आप ये देख रहे होंगे, एक्स 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 बने जा रहे हैं, इसमें क्रॉसिंग हुई जा रही है लाइंस की आपस में। तो वो क्रॉस हैच जो होते हैं हमारे, वही बन जाते हैं। तो इसमें मैंने उसी को डिनोट किया, क्रॉस हैच कैसे बनते हैं और ये क्रॉस हैच का जो है प्रोसेस क्या है, इसमें कैसे मूव करता है ये, और रियल लाइफ में क्रॉस हैच कैसे दिखता है। ये रियल लाइफ का एग्जांपल लिया मैंने, ये आपके ये बगल में जो है ये रियल लाइफ का सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर का सिलेंडर अरेंजमेंट है, और इसकी इंटरनल माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें हम लोग ने देखा कि ये रियल लाइफ में कैसे दिखता है, ठीक है। और अब इन्हीं सबको देखते हुए मैंने यहाँ पे एक ये वीडियो लिंक भी डाला है। अगर आपको ये हॉर्निंग प्रोसेस देखना है तो सिंपली इस लिंक को क्लिक करें और आप सीधे सीधे पहुंच जाएंगे हॉर्निंग प्रोसेस को देखने, रियल लाइफ एग्जांपल इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई वाई डू वी यूज़ हॉर्निंग प्रोसेस एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। हॉर्निंग प्रोसेस इस्तेमाल क्यों करते हैं हम और एडवांटेजेस क्या हैं इसके। तो भाई इसका बहुत सिंपल सा एडवांटेज है कि पहली बात तो एक ही कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है। कोई आपको सीएनसी मशीन की तरह नहीं है कि लाखों करोड़ों की आएगी। ये सिंपल एक टूल रहता है जिसमें आपको एब्रेसिव बार्स रहते हैं, तो वो आराम से अफोर्ड कर लेता है। कोई भी आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी मैकेनिक के पास, उसके पास मिल जाएगा देखने को, जो पिस्टन का काम करते हैं, पिस्टन सिलेंडर और ये सब बाइक रिपेयरिंग का। तो बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव मशीनिंग प्रोसेस होता है। हॉर्निंग प्रोसेस यूज टू रिमूव द स्टॉक्स एज इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस रहता है। देखा होगा आपने कि मैकेनिक्स जो रहते हैं उनके पास बड़ी सी ड्रिल मशीन रहती है, उस ड्रिल मशीन हैंग किस पे रहती है, स्प्रिंग पे हैंग रहती है। वो 3-4 स्प्रिंग्स होती हैं उस पर हैंग रहती है महीन सी, और वो ड्रिल मशीन में नीचे हॉर्निंग का जो हॉर्निंग टूल है वो लगा करके पिस्टन के सिलेंडर में वो हॉर्निंग टूल को एस एच एम मोशन कराता है, रोटेशन भी कराता है उसे, और अपवर्ड डाउनवर्ड भी करता है उसी के साथ। जो टूल है उसी को ऊपर नीचे कराता है, और वो जो टूल है उसके होने से करने से, हॉर्निंग प्रोसेस होने से स्मूथ आ जाता है, सरफेस फिनिश स्मूथ हो जाता है। तो ऐसा जो है वो मैनुअली भी करता है, ऐसा उसके पास मशीन्स भी आती हैं, उसकी मशीन्स भी रहती हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, मशीन भी मैन्युफैक्चर होती हैं उसकी, मशीनिंग प्रोसेस भी है वो ऑटोमेटेड। तो डिपेंड करता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, जो हमारा जो यूज़र है वो क्या है, वो कैसा यूज़ करना चाह रहा है, मैनुअल और मशीन। और इसमें है कि यूज़ फॉर बोर टोलरेंस एंड बोर पॉलिशिंग। अब हमारा बोर हो चुका है तो उसका टोलरेंस हमारा कुछ 0.1 0.2 जितना भी रखना है हमारा बोर के डायमीटर के साथ में, जिससे हमारा जो पिस्टन है आराम से चला जाए। तो या फिर जिस एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग लीनियर बेयरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग को बोरिंग का जो है बोर होने के बाद टोलरेंस को सही से एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। तो ये चीप भी पड़ जाता है हम लोग को और आराम से काम भी हो जाता है। तो हॉर्निंग इज़ यूज फॉर फिनिशिंग बोर्ड्स ऑन ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ मटेरियल। अब ये जो है किसी भी रिगार्डलेस ऑफ द मटेरियल, हम लोग किसी भी चीज़ में किसी भी जगह हॉर्निंग यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ अ स्प्रेड कोटिंग सीजीए और अ सेरेमिक, ओके। सो अब हम बाय हॉर्निंग वी गेट द फॉलोइंग। अब हम लोग एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो मैं ये बताना भूल गया था, ऊपर लिखा है मैंने व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस मैं आपको बता रहा हूँ।
लीस्ट फ्रिक्शन जॉब है, जॉब में फ्रिक्शन काफ़ी कम यूज़ करते हैं, मतलब फ्रिक्शन यूज़ नहीं होता है, फ्रिक्शन इज़ काइंड ऑफ एनिमी इन दिस जॉब। तो फ्रिक्शन यूज़ नहीं होता, तो इससे क्या होता है हमारा थोड़ा ईजी हो जाती है, मेक जॉब रोटेशन ईजी। अब रोटेशन जो हमारा ईजिली हो जाता है, रोटेशन ईजी हो जाएगा, फ्रिक्शन को कम होने से क्या फ़ायदा होगा, एक फ़ायदा तो ये होगा हमारा रोटेशन ईजी हो गया, एक फ़ायदा एक ये होगा कि हीट जनरेशन कम होगा, हीट जनरेशन कम होगा तो एक फ़ायदा ये हो जाएगा उसको, जो उसका यूज़र है, कि उसका टूल लाइफ बढ़ जाएगा। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में मोस्ट ऑफ द थिंग हम लोग को क्या चाहिए, वो बंदा जो आपका काम कर रहा है 24/7, आपका जो बंदा वो अपना दुकान में बैठा है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैक्सिमम आउटपुट ले। तो कोई भी जब मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहता है तो ये भी चाहता है कि टूल लाइफ उसकी ज़्यादा हो, टूल लाइफ जितनी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उससे काम ले पाएगा। ठीक है। तो अब क्या है, हमारा सरफेस बिकम प्लेन विच इज़, अब इसमें हमारी सरफेस जो होती है स्मूथ और प्लेन हो जाती है। दूसरे दूसरे हम लोग किसी ऑपरेशन से नहीं कर सकते हैं ऐसा, हॉर्निंग से हो जाता है। तो इट कैन कीप द ओरिजिनल बोर सेंटर लाइन। अब एक चीज़ और इसका फ़ायदा है कि हम जैसे बोर, जैसे मैंने इसमें मान लीजिए ये काइंड ऑफ अ, या, तो दिस इज काइंड ऑफ अ बोर, ओके। और जो इसका मिडिल पॉइंट है, ये मिड पॉइंट पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये मिड पॉइंट जो है इसका सेंटर लाइन है। या फिर आप मान लीजिए दिस इज अ बोर एंड दिस इज द सेंटर लाइन। जब ये सेंटर लाइन होगा हमारा, और हम लोग बोरिंग जब इसको बढ़ाएंगे, जब इसको बोरिंग और करेंगे, तो ये सेंटर लाइन कहीं हमारी इधर उधर बहक ना जाए। इसकी इसमें ये फ़ायदा हो रहता है कि सेंटर लाइन जो होती है एकदम एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे रहती है, एंड द बोर इंक्रीजेज, ओके। और सेंटर लाइन इधर से उधर कहीं खिसकती नहीं है, तो ये एक फ़ायदा इसका और रहता है। तो अब क्या, एनी टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी फिनिश रिगार्डिंग हार्डनेस एंड हाई एक्यूरेसी कैन बी, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ भी मटेरियल पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कोई भी हो भाई, सेरेमिक हो, CGI कोटिंग स्प्रेड हो, कुछ भी मटेरियल हो, सब पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, अलॉय हो, कुछ भी हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन द टाइप्स ऑफ होनिंग ऑपरेशन। होनिंग ऑपरेशन के टाइप पे हम लोग फोकस करते हैं। एक होता है हमारा ड्राई होनिंग और एक होता है वेट होनिंग। ड्राई होनिंग क्या होता है, ड्राई होनिंग में हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव होता है, उसमें हम लोग को उतना फिनिशिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, होनिंग में हमारे जो ग्रेन रहते हैं, ग्रेन का जो रेंज रहता है 90 to 120 एब्रेसिव ग्रेन रहता है, स्टोन यूज होते हैं इसमें। और वेट होनिंग में वही हम लोग को हाई प्रेसिजन हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है, बढ़िया हम लोग को फिनिश चाहिए होता है, तो वेट हम लोग करते हैं। अब जो है इसमें हमारा जो स्टोन साइज है 120 से 130 रहता है, एब्रेसिव ग्रेन इज यूज फॉर पॉलिशिंग सूटेबल, कूलेंट इज यूज। अब इसमें कूलेंट भी यूज़ करते हैं हम लोग, वेट है तो ऑब्वियसली कूलेंट भी यूज़ करेंगे, ताकि जो है हमारा हीट डिसिपेशन होता रहे, बढ़िया फिनिश आती रहे। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट द डिफरेंसेस। अब हम लोग ने हॉर्निंग और लैपिंग पढ़ तो लिया, अब इनके बीच का डिफरेंसेस देख लेते हैं थोड़ा। तो नाउ वी स्टार्ट विद लैपिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंप्लीट द लैपिंग, देन मूव टू हॉर्निंग, ओके। सो फर्स्ट, by lapping surface of the job is made smooth like that of glass or polished surface। ग्लास और पॉलिश सरफेस की तरह लैपिंग में जो सरफेस एकदम स्मूथ हो जाती है। सेकेंड थिंग इज देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द साइज ऑफ द जॉब आफ्टर लैपिंग। लैपिंग कर ली, मटेरियल का साइज़ ये था पहले, तो अभी भी इतना ही रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मटेरियल का रिमूवल रेट बहुत कम हो, बहुत पतली लेयर होती है माइक्रोन्स में, वो रिमूव हुई है। तो आपको इतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि लैप हुआ है मटेरियल तो उसके बाद कुछ मटेरियल का पतला हो गया, या फिर मालूम हुआ कि थिन होता चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। लैपिंग में जो है हल्की सी पतली सी काइंड ऑफ अ झिल्ली रिमूव होती है। ठीक है, लैपिंग कैन बी डन थ्रू द मीडियम ऑफ हैंड, हाथों से भी लैपिंग कर सकते हैं, यही मतलब है इसका, मशीन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर लैपिंग ऑयल मिक्स इन द पेस्ट इज़ इनफ। लैपिंग में जो ऑयल मिक्स हमारा पेस्ट होता है वो इनफ रहता है, और ज़्यादा हम लोग को एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कूलेंट ये वो, नो नो नीड ऑफ दैट। In the lapping operation, the gap is moved at slow speed or rubbed, sorry, my bad। तो लैपिंग में क्या होता है, गैप बहुत स्लो स्पीड में यूज जो है मूव कराते हैं, या फिर जो है हमारा एकदम हल्का सा रब करते हैं। द पेस, दैट्स वाई इट इज कन्वीनियंट, मीडियम ऑफ हैंड भी यूज़ करता है, हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। द पेस्ट मेड विद एब्रेसिव एंड ऑयल इज यूज फॉर लैपिंग। अब एब्रेसिव और ऑयल का पेस्ट होता है वो हमारा लैपिंग के लिए यूज़ होता है। तो लैपिंग तो कंप्लीट हो गया हमारा, और हमारा ऑनिंग पे आते हैं। द
size of the job is set right after removing the mark of the machine through honing. It is certain that there is a difference of the size of the job after honing operation is carried out. तो इसमें बस वही बात कही है कि होनिंग जो है हमारा मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा होता है, तो हमें जो है जो होनिंग करने के बाद जो मटेरियल का साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है, तो हमारा पता चल जाता है, ठीक है। फॉर होनिंग अनलाइक लैपिंग, लैपिंग में हमारा बहुत पतला मटेरियल का लेयर रिमूव होता है तो पता नहीं चलता है। होनिंग में ज़्यादा मटेरियल का लेयर रिमूव होता है, थोड़ा थिक रिमूव होता है, तो हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि जो है हमारा होनिंग हुआ है, मटेरियल के साइज़ में थोड़ा डिफरेंस आ गया। For honing operation, honing attachment is attached and flexible drill machine is used is essential. तो बताया था मैंने कि जब आप किसी वर्कशॉप में जाएंगे या किसी बाइक रिपेयर वाले के पास जाएंगे तो उसके पास बड़ी सी ड्रिल मशीन लटकी हुई होगी और उसके नीचे जो है आपका हॉर्निंग हॉर्निंग टूल के लिए जो है वो कनेक्टर रहता है। तो सिंपली वो क्या करता है, उसमें कनेक्टर में हॉर्निंग टूल लगाता है और फिर वो नीचे जो है उसके सिलेंडर रखता है अपना, जिस इंजन के सिलेंडर पे वो काम कर रहा था, इंजन का खोखला सिलेंडर अरेंजमेंट रखता है और उसमें फिर वो देन स्टार्ट कर देता है अपना ऑनिंग प्रोसेस। फॉर द ऑनिंग ऑपरेशन बोथ एडिक्वेट कूलेंट एंड, अब इसमें क्या करता है, आपने अगर आपने देखा हो तो उसके साथ अगल बगल में उसके ना वो ऐसा कुछ ऐसा ही सा मटेरियल का वो बोले तो उसे क्या बोलता है, ऑयल डिस्पेंसर रखा रहता है, तो उससे जो है एक बार ऑयल डिस्पेंस कर देता है, कूलेंट डिस्पेंस कर देता है वो प्रोसेस के बीच बीच में, ताकि जो है उसमें कूलेंट और लुब्रिकेशन और कूलिंग बनी रहे और जो है टूल उसका ख़राब ना हो। इन हॉर्निंग ऑपरेशन द ऑनिंग अटैचमेंट इज टू बी रिवॉल्व इन जॉब स्पीडली इन वन डायरेक्शन अलोन। बॉर्निंग ऑपरेशन में क्या होता है हमारा कि ऑनिंग अटैचमेंट जो है रिवॉल्व करा जाता है और मूव करा जाता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ये हम लोग ने पहले ही देख लिया। ऑनिंग स्टोन इज यूज फॉर ऑनिंग, ऑनिंग में ऑनिंग स्टोन यूज़ होता है कि हमारा ऑनिंग ऑनिंग हमारा डिवाइस है, ये ऑनिंग टूल है और उसमें ऐसे परपेंडिकुलरली ऐसे ऑनिंग जो है वो लगे रहते हैं, स्टोन्स लगे रहते हैं। तो वो स्टोन्स हमारे जो होते हैं, स्टोन हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम लोग और बढ़ा भी सकते हैं। तो वो स्टोन्स हमारे क्या होते हैं, सरफेस को स्मूथ करते हैं वहाँ से रबिंग करके। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस, हम लोग ने आज हॉर्निंग पढ़ी और लैपिंग पढ़ी। So far we have come to an end. So I hope you liked the video and I hope you enjoyed it. Thank you for your presence and have a nice day. Thank you so much.